बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला CCNA के लेक्चर नंबर 2 के साथ नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। मेरे ख्याल में नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टाइम लेंगे हमें चलने में, क्योंकि इसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी हैं। और शुरू करते हैं। समरी अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिक्स हम अंडरस्टैंड करेंगे कि नेटवर्क है क्या है और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। एक CIA ट्राइड के नाम पे एक चीज़ है, नॉट अ CIA, अमेरिकन CIA इज़ अ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। और फिर क्लासीफाइंग द एसेट्स के, अगर हमारे पास एसेट्स हैं और हमने सिक्योरिटी लगानी है तो हमने कैसे लगानी है। ऐसा नहीं होता कि एवरीबडी गो वाइल्ड और हर जगह मैं सिक्योरिटी लगा देता हूँ। सिर्फ एग्जांपल, आपका घर है, ठीक है, इसकी मैं अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ। तो आपको अपने घर में सिक्योरिटी कहाँ लगानी है? अब हर बंदे के बेडरूम के दरवाजे पे, टॉयलेट के दरवाजे के ऊपर, वॉशरूम के दरवाजे के ऊपर, किचन के दरवाजे के ऊपर या मेन दरवाजे के ऊपर, ठीक है। और आपने कौन से एसेट सिक्योर करने हैं, ठीक है। हर घर के हर दरवाजे के ऊपर सिक्योरिटी अलार्म लगाने का या हर कमरे के दरवाजे के एंट्री और एग्जिट पॉइंट के ऊपर जो सा है CCTV लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप जो सा है वो काउंटर मेजर्स ज़्यादा कर लेंगे और जो कॉस्ट होगी वो कम होगी, यानी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और जो वैल्यू ऑफ द थिंग है वो कम होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप जो सा है वो 100 रुपए की चीज़ लें और उसके ऊपर 200 रुपए के जो से हैं वो लॉक्स लगा दें, ठीक है। यानी मुझे अक्सर ट्रेन स्टेशन पे जाने का मौका मिलता है, तो वहाँ पे एक बंदा है, वो उसके बाइक है, वो बहुत पुरानी सी है, मगर उसने उसके ऊपर ना डी लॉक लगाए होते हैं, ठीक है। डी लॉक यानी बहुत अच्छे वाला लॉक होता है, यानी वो इतने आराम से टूटता नहीं है। मगर अगर आप उसकी बाइक की हालत देखें तो उसने यानी 2 डी लॉक्स लगाए होते हैं और एक वायर लॉक लगाया होता है। तो यानी 3 लॉक्स लगाया होता है और उसकी बाइक इज़ नॉट लिटरली मोर देन यानी $100, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन है, तो वो ज़्यादा काउंटर मेजर्स करता है मेरे ख्याल में। उसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग नॉन सीएबल एसेट्स होंगे कि भाई अगर उसकी बाइक चोरी हो जाती है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो दोबारा जाके बाजार से बाइक ले, उसका डाउन टाइम खपे और वो स्टोरी। एनीवे, तो व्हाट टू फॉलो। सिक्योरिटी इज जस्ट नॉट अ टुडेज टॉपिक। व्हेन लैन इंट्रोड्यूस इन 1980 में शुरू इंट्रोड्यूस हुई थी, तब से जो है सिक्योरिटी वाज एन इशू। तो हर बंदा का कंसर्न था सिक्योरिटी, हाउ टू डील विद द सिक्योरिटी, ठीक है। अब सिक्योरिटी के साथ डील कैसे करना है, ठीक है। अब सिक्योरिटी सिर्फ एक नेटवर्क इंजीनियर का काम नहीं है। नेटवर्क इंजीनियर तो बेचारा आखिर में आता है सिक्योरिटी की। जब हम बात करते हैं तो नेटवर्क इंजीनियर या सिक्योरिटी इंजीनियर मैं कहूँगा यहाँ पे, नेटवर्क इंजीनियर नहीं कहूँगा, क्योंकि आप CCNA सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। तो सिक्योरिटी इंजीनियर जो सा है वो बिल्कुल आखिर में आता है लाइन में बेचारा। उसको उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन तक उसका कमाल होता है, उससे ऊपर जो से है वो CEO लेवल से शुरू होती है, ठीक है। इसके अंदर सिक्योरिटी के अंदर हम लोग एक एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच से मुराद ये होती है कि अगर कंपनी का एग्जेक्टिव कहे कि यार हाँ, किसी बंदे ने जो सा है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करना, या फॉर एग्जांपल अब तो हर कंपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है, किसी बंदे ने जो सा है वो से फॉर एग्जांपल टोरेंट यूज़ नहीं करना, ठीक है। दैट इज टॉप टू बॉटम अप्रोच। अब फिर कोई बंदा नहीं यूज़ करेगा। अगर बेचारा नीचे से नेटवर्क फायर सिक्योरिटी इंजीनियर जो है वो चीखता रहे कि भाई किसी ने फायर वो नहीं यूज़ करना, मगर CEO के लिए या चीफ एग्जेक्टिव के लिए या बैंक के अंदर AVPs के लिए या डायरेक्टर्स के लिए हमने जो है टोरेंट के लिए स्पेशल लिंक लिया हो, तो फिर पॉलिसी या सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर क्या करना है मुझे नहीं पता ठीक है। तो हाउ टू डील विद द सिक्योरिटी, इसके लिए मुझे बड़ा अच्छी एक एग्जांपल मिली, डोंट स्टक योर हेड इन द सैंड, ठीक है। कि भाई इस आंखें बंद करना कंपनी की मर्जी है, कंपनी करना चाहे तो कर लें, ठीक है। वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट, मगर कंपनी डेफिनेटली विल नॉट डू इट, क्योंकि अगर किसी कंपनी का बिजनेस है अबाउट द डाटा, अबाउट द पेटेंट, अबाउट द करेक्टर, अबाउट some medicine, about the type of dealing, about patient identifiable information, कुछ भी, तो security is one of their top priority, ठीक है। लोकेशन ऑफ डाटा इज ब्लर्ड विद द क्लाउड, कि अब जो सा क्लाउड बेस्ड सोल्यूशंस आ गए हैं तो बहुत सारी कंपनीज रिलक्टेंट हैं क्लाउड में अपना डाटा रखने से, मगर कुछ कंपनीज रखती हैं क्योंकि आपको लोकेशन ऑफ द डाटा का नहीं पता। तो अगर आप वेस्ट वाली साइड पे आना शुरू कर दे, तो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर कुछ ऐसे ऐसे लॉज हैं जो डिमांड करते हैं कि आपका डाटा जो सा है वो लोकली हो, बल्कि आपका डाटा अमेरिकन डाटा सेंटर्स में या एशियन डाटा सेंटर्स में कहीं ना पड़ा हुआ हो, अनटिल अनलेस उन डाटा सेंटर्स ने कुछ स्पेसिफिक एग्रीमेंट साइन किए हो, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल्स होता है, मगर आपको जैसा पता है कि क्लाउड बेस्ड सोल्यूशंस आ गए हैं, आप दुनिया ने बहुत सारी चीज़ें क्लाउड पर रखना है। आप ड्रॉप बॉक्स इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल, कि आप लोगों के पास ड्रॉप बॉक्स है, box.com है, या मेगा वो क्या हॉटमेल की ड्राइव का ऑप्शन है मेरे ख्याल में, तो आप उन पे डाटा रखते हैं। मगर आई डोंट फील सिक्योर व्हेन आई पुट माय पासपोर्ट्स फोटो कॉपी,
मुझे कोई कहे अपने पासपोर्ट या अपनी सैलरी स्लिप्स या अपने बैंक डिटेल्स तू क्लाउड पे रख दे, हाउ यू फील अबाउट इट, टेल मी। ठीक है, access to data is needed 24/7, how to maintain legitimate access to the data, that is one of the biggest challenge कि data जो है is the important part of the business। say for example, मैं कहता हूँ मैं एक हॉस्पिटल के नेटवर्क में काम करता हूँ या मैं एक बैंक के नेटवर्क में काम करता हूँ। अब मेरे बैंक के जो से हैं एनालिस्ट हैं जिन्होंने एनालिसिस करना है कि बैंक कैसा जा रहा है, हमारे क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस कैसी जा रही हैं। अब दे नीड एन एक्सेस टू द डाटा टू डू देयर डे इन डे आउट जॉब। अब उन्हें जब डे इन डे आउट की जॉब करने के लिए उस डाटा की एक्सेस की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे हमें एक्सेस चाहिए। अब जब आप एक्सेस दोगे तो क्या मतलब है कि आपने मेक श्योर करना है कि वो एक्सेस लेजिटिमेट है या नहीं, कि भाई वो बंदा कंपनी में काम कर रहा है, उसको ये चीज़ों के इस लेवल की एक्सेस है या नहीं, देनी है या नहीं, उसको कैसे अथेंटिकेट करना है, उसको कैसे अकाउंटिंग करनी है, उसको कैसे किस किस लेवल पे ऑथराइजेशन देनी है, ये सारा सिक्योरिटी के अंदर फॉल करता है। मगर सिक्योरिटी जो टेक्निकल सिक्योरिटी से पहले भी बहुत सारी सिक्योरिटी की फील्ड्स हैं जो कवर होती हैं, मगर इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNA सिक्योरिटी। मगर जब इंशाल्लाह जब भी हम लोगों ने CISSP पढ़ा तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोर करूँगा। इस वन ऑफ द टॉप क्लास सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन। ठीक है, वो ब्लड स्वेट एंड टीयर्स लेके ये पढ़नी पड़ती है, और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह वी विल रिकॉर्ड इट। दैट्स वेरी ब्रिलियंट सर्टिफिकेशन। बहुत वाइडर व्यू है, नॉट इन डेप्थ व्यू बट बहुत वाइडर व्यू, कि आपको ज़रा टेक्निकल जो वो कंसोल से उठा के आपको सिक्योरिटी की डोमेन्स दिखाता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल सिक्योरिटी कैसे करनी है, ऑपरेशनल लेवल सिक्योरिटीज़ कैसे करनी है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इन नेटवर्क सिक्योरिटी इज़? नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है? वीडियो पास करें, थोड़ी देर सोचें, एक आंसर लेकर आएँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो वेलकम बैक। नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ बिजनेस टूल टू अचीव द गोल। कोई बिजनेस टूल है जो गोल अचीव करने में मदद देता है। सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, कायनात का सेंटर है। टूल्स टू गेट द जॉब डन, कि नेटवर्क है क्या या नेटवर्क सिक्योरिटी है क्या चीज़। ठीक है, इनमें से राइट आंसर क्या है? ठीक है, बिजनेस टूल टू अचीव द गोल। जो बिजनेसमैन है या जो बिजनेस एग्जेक्टिव है या CEO है या एग्जेक्टिव टीम है, उनके लिए ये आंसर है। व्हाई वी नीड अ नेटवर्क सिक्योरिटी? वो कहेगा बिजनेस टूल है। क्यों? क्योंकि मैंने सेल्स बढ़ानी है और मैंने मेक श्योर करना है कि जो मैं प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहा हूँ वो लीक ना हो, और मेरी जो प्रोडक्ट है वो यूज़र लाइक करे, और वो इतनी स्पेशल किस्म की प्रोडक्ट है कि अगर मेरे कंपटीटर को पता चल गया तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। दैट्स इट। सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ये किन किन लोगों के लिए लिखा हुआ है? ये आप लोगों के लिए लिखा हुआ कि आप जहाँ से नेटवर्क इंजीनियर हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स मोस्टली, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, वो समझते हैं जी सिक्योरिटी सारा कुछ है, पूरी कंपनी गई लॉस में जा रही है, नहीं मुझे नई फायरवॉल चाहिए, मुझे नई प्रोडक्ट चाहिए। ऐसे नहीं होता। ठीक है, टूल्स टू गेट द जॉब डन। जो बिजनेस एनालिस्ट है उसके लिए एक, उसने अपना डे इन डे आउट काम करना है, उसने एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है, उसने फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी है, उसके लिए सिक्योरिटी है। जो आपने उसे पासवर्ड दिया हुआ है या आपने उसे जो पिन नंबर दिया हुआ है, जो वन टाइम पासवर्ड OTP का कॉन्सेप्ट है, OTP दिया हुआ है, वैसे उसके लिए ये है नॉर्मल। सो ऑल ऑफ देम आर द राइट आंसर्स, मगर 3 डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स हैं। ठीक है, उसके लिए सिक्योरिटी है। आपके लिए एक फायरवॉल लगेगी, बिजनेस वाले के लिए जो आपका यूज़र है उसके लिए अच्छा मुझे कुछ अथेंटिकेट करेगी, मेरे अलावा कोई आ नहीं सकता। बिजनेस वालों के लिए अच्छा इससे हमें फ़ायदा क्या है, हैकर नहीं आ सकते। ठीक है, सो 3 डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव। आपके लिए क्या है जी, CCNA सिक्योरिटी करूँगा मैं। ठीक है, तो आई डोंट लाइक पासवर्ड्स। ठीक है, आपके लिए जो यूज़र है ना वो इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। नॉट ऑल द यूज़र अप्रिशिएट द रोल इन कीपिंग डाटा सेफ, एंड दिस इज़ वेयर अ लोअर हैंगिंग फूड इज़ फॉर हैकर्स, फॉर malicious यूजर्स। ठीक है, कि भाई आपका जो यूज़र है इज़ द वीकेस्ट लिंक, इज़ द बिगेस्ट वल्नरेबिलिटी। ठीक है, आपका जो नेटवर्क, आपका नेटवर्क या कंपनी के नेटवर्क ऐसे नहीं हैक हो जाते कि भाई हैकर बैठा और उसने आधे घंटे में किसी आधी कंपनी हैक कर ली। ठीक है, वो लोअर हैंगिंग फूड्स ढूंढ रहे होते हैं। लोअर हैंगिंग फूड यानी ईजी टारगेट्स। से फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने बैंक का अकाउंट, किसी का बैंक अकाउंट हैक करना है, वो मेरे बैंक को हैक करने की कोशिश नहीं करेगा, वो मुझे कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मुझे फ्री वीडियोस के लिंक भेजेगा। ठीक है, स्पीयर फिशिंग अटैक करेगा। ठीक है, तो बल्कि उसमें सोशल इंजीनियरिंग भी शायद शामिल हो। ठीक है, हम लोग मेरे ख्याल में अगले लेक्चर में इसमें डिस्कस करेंगे। यूज़र आर वन ऑफ द बिगेस्ट वल्नरेबिलिटी। ठीक है, अगर यूज़र कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो नेटवर्क की सिक्योरिटी भी फेल हो सकती है। ठीक है,
ये जो लाइन है, इफ अ यूजर इज compromised the security of the network may still fail as a result even after you apply the concept that you learn in this book। कि अगर आपने इस किताब में पढ़ा हुआ सारा कुछ जो सा इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है, आपने इस किताब में जितना कुछ हमने पढ़ाया, बल्कि मेरे से भी ज़्यादा पढ़ के आपने इस सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर दी, मगर आपके नेटवर्क का एक यूज़र जो सा है उसने अपने पीसी को किसी वजह से कंप्रोमाइज़ करवा लिया, ठीक है, तो आपका नेटवर्क कंप्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, important point to remember is that the user themselves represent a security risk, that training user is a key point of a comprehensive security policy। कि आपकी जो कंपनी होती है उसके अंदर एक सिक्योरिटी पॉलिसी लिखी जाती है, इस डॉक्यूमेंट, और वो आपने नहीं लिखनी, बीइंग अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर आपने नहीं लिखनी, वो CISSP टाइप के लोग लिखते हैं, ठीक है, या सीजा या ऑडिटर्स या CSOs टाइप के लोग, ठीक है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है, या डायरेक्टर्स लेवल के लोग, ठीक है, वो बड़ी वास्ट लेवल, उसमें ये नहीं लिखा होता कि आपने फायरवॉल का रूल कैसे कन्फिगर करना है, नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उसमें बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज लिखी जाती है जो इजी टू अंडरस्टैंड एंड नॉर्मली नॉट फॉर अ लेमैन पर्पस बट समझ आने वाली होती हैं, ठीक है, एग्जेक्टिव्स लेवल पे, ठीक है। उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि आपने नेटवर्क को हमारी कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी है क्या, ठीक है, कि हमारी कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी ये है कि हर साल में 2 दफ़ा हमारा यूज़र जो सा है सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग करेगा। अब सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग क्या होगी कि आपने किसी लिंक को नहीं क्लिक करना, किसी चीज़ को गलत नहीं क्लिक करना, किसी चीज़ को ऐसे क्लिक नहीं कर देना जिस तरह आपको पता ना हो, ठीक है। इसके लिए जो सा है, जो मिलीशियस बंदा होगा वो आपके नेटवर्क में घुसने के लिए बहुत सारे काम करेगा। से फॉर एग्जांपल आपको एक ईमेल रिसीव होती है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं फिशिंग अटैक, तो वो आपको एक ईमेल भेजता है और ईमेल में आपको एक लिंक भेजता है और लिंक के ऊपर लिखा होता है योर पेपाल अकाउंट, ठीक है। पेपाल ये है ना, यूरोप के अंदर मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है, यूरोप अमेरिका वाली साइड पे, कि आपको अपनी बैंक डिटेल्स नहीं देनी पड़ती, आप सिर्फ अपना एक यूज़र नेम पासवर्ड देते हो और वो आपके बैंक से खुद ही पैसे निकाल के दूसरी कंपनी को पैसे दे देता है, ठीक है, इंटरमीडिएट थिंग। अब उसने फिशिंग अटैक किया हुआ आपको, और वो एक्चुअली पेपाल की तरह लुक लाइक का पेज होता है और आप समझते हो वो ओरिजिनल, और आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड देते हो, मगर आप अथेंटिकेट हो भी जाते हो कभी कभी और कभी अथेंटिकेट नहीं होते। सो दिस इज़ वेरी सस्पिशियस थिंग। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत टीम काम कर रही है, इस कॉल्ड आप फिश टैंक, ठीक है। फिश टैंक की अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाए ना तो आपको जो है डेली बेसिस पे फिशिंग अटैक्स नज़र आते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये URL दिखाऊं, ठीक है, बल्कि URL दिखाने से पहले अगर मैं आपको पेज दिखाऊं तो ये देखें, ये बिल्कुल रियल पेपाल का पेज नज़र आ रहा है, ठीक है, आप समझेंगे नॉर्मल पेज है पेपाल का, और आप यहाँ पे यूज़र नेम और अपना पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है, मगर ये अभी किसी ने रिपोर्ट किया हुआ है। अगर आप इसका URL देखोगे तो ये paypal.com या paypal.co.uk नहीं होगा, ssl.paypal.secure.your.billing.information.mytrickworld.com, ठीक है, अपडेट योर बिलिंग इन्फॉर्मेशन, ये आपको ईमेल में आया हुआ होगा, और गेट द फ्री रीडर एंड अप्लाई, और ये जो अजीब सी ड्रामेबाजी है, ठीक है। तो ये दीज आर कॉल्ड अ फिशिंग अटैक्स, ठीक है, ओरिजिनल वेबसाइट्स नहीं होंगी। अगर आपके पास कोई भी 2 नंबर वेबसाइट हो या किसी URL पे आपको शक हो, आप उस URL को कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें तो आपको वो बता देगा वो फिशिंग अटैक है या नहीं, या किसी ने आज तक रिपोर्ट किया है या नहीं। से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वेबसाइट है, ये अभी हमने अगली स्लाइड में इसके बारे में डिस्कस करना है। तो अगर मैं इसको यहाँ कंट्रोल पेस्ट करके और क्लिक करूँ इज इट अ फिश, तो वो आपको बताएगा कि ये फ़िश है या नहीं, फाउंडिंग फिशिंग अटैक, नथिंग नोन अबाउट इट, ठीक है। तो इसके नज़दीक ये फिशिंग अटैक नहीं है, सही हो गया। तो इसके अंदर काफ़ी सारे जो है सस्पेक्टेड फिशिंग अटैक्स के बारे में डिटेल्स आती हैं, और ये काफ़ी अपडेटेड इन्फो वेबसाइट है। ये अभी देखो, ये पेपाल के बारे में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज या कल तक दुनिया का ट्रेंड क्या चल रहा है, कि पेपाल अपडेट के नाम पे एक पेज किसी ने बनाया है, ये किसी ने फुल टाइम ना 2 नंबर पेज बनाए हुए हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, मेरे ख्याल में इसका स्क्रीनशॉट अभी तक अपलोड नहीं हुआ, ठीक है। दिस फिश टैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट। अगर आप लोग सिक्योरिटी के अंदर काम करें आपको पता होना चाहिए फिशिंग अटैक कैसा सा होता है। बज़ाहिर आपको आपका बैंक जो है आपको डियर यूज़र के नाम पे नहीं बुलाता, आपको डियर काशिफ के नाम पे बुलाएगा या आपका नाम लेके बुलाएगा, और आपसे कभी यूज़र नेम पासवर्ड नहीं मांगेगा बैंक आपका, ठीक है। तो फिश टैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट, आप जाइएगा देखिएगा उस वेबसाइट को। आगे चलते हैं। तो 3 कॉन्सेप्ट्स जो से है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी ये है कि जो मेरा डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, ठीक है, उस डाटा को कोई अनऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस ना कर सके, सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस कर सके, इस कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। मगर अब मेरा डाटा किस स्टेट में हो तो एक्सेसिबल हो, किस स्टेट में सिक्योर हो,
वो इन द डाटा इन मोशन और डाटा इन रेस्ट दोनों स्टेट में जो है वो सिक्योर होना चाहिए। डाटा इन मोशन से क्या मुराद कि कोई यूज़र मुझे कनेक्ट करता है और मैं उसको कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, उसके लिए हमारे पास आंसर फोर एंड स्ट्रेट अवे क्या आता है, HTTPS। और क्या आता है, SSH जब आप टेलनेट करते हो, ठीक है। और क्या आता है, SFTP, ठीक है। ये तमाम सिक्योर वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। अब इसके ऑपोजिट क्या है, HTTP, टेलनेट और सिंपल FTP, दीज आर प्लेन टेक्स्ट। डाटा एट रेस्ट, जो आपकी हार्ड ड्राइव में डाटा पड़ा हुआ है, जो आपके सर्वर्स में डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दैट इज व्हाट योर सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइंस। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द डाटा क्या कि अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट पढ़ा हुआ है तो चेंजेस आर मेड बाय ऑथराइज्ड इंडिविजुअल। जो बंदा ऑथराइज्ड है सिर्फ उसको 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 अलाउ होना चाहिए चेंज करना, उसके अलावा कोई बंदा उस डॉक्यूमेंट में चेंज ना कर सके। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ये कि आपको जिस टाइम 24/7 इंटू 365 और 366 डेज आपको जब डाटा चाहिए हो आपको डाटा मिलना चाहिए, ठीक है। आपके नेटवर्क पे डॉस अटैक हो ना हो, आपके पास एक्सेस टू द डाटा होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड CIA ट्राइड, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये तीन चीज़ें आपने मेंटेन कर ली अपने डाटा पे, यू आर सक्सेसफुल नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, ठीक है। और इनको अटेन करने के लिए आपको हायर लेवल परमिशंस चाहिए होती हैं, ठीक है। यानी अब डेरिवेटिव या सिक्योरिटी अवेयरनेस जो सी है शुड कम फ्रॉम अ टॉप टू बॉटम, कि आपका CEO को पता होना चाहिए। वो उसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपने आपकी कंपनी के अंदर यकीनन कोई CSO टाइप का कोई डेजिग्नेशन होगा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जो बोर्ड और सिक्योरिटी से डायरेक्टली लिंक्ड होगा, और वो मेक श्योर करेगा HR वाले आपको बताएं जिस तरह ही उनका बंदा छोड़ के जाए, कोई भी कंपनी के अंदर बंदा छोड़ के जाए, सबसे पहले आप उसके डोमेन अकाउंट्स डिसेबल करें, ठीक है। अगर आपने उसके डोमेन अकाउंट डिसेबल नहीं किया, आपके लिए वो लेजिटिमेट बंदा, वो घर जाके सबके अकाउंट्स को हैक करके बैठा होगा, ठीक है ना। तो उसमें आपकी फायरवॉल या आपकी बेहतरीन सिक्योरिटी या आपके CCNA में 1000/1000 नंबर कोई हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। वो प्रोसीजरल फेलियर था, टेक्निकल फेलियर नहीं था। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी, कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जिस तरह मैंने बताया कि आप एक टर्म पढ़ते होंगे, रिस्क मैनेजमेंट। कि अगर आपने 200 रुपये की कार ली है उसको 2000 रुपये के गराज में नहीं रखेंगे आप, ठीक है। क्योंकि 200 रुपये की कार के ऊपर 20 रुपये की सिक्योरिटी तो लगानी समझ आती है, 2000 रुपये की सिक्योरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। व्हाट इज़ एन एसेट, व्हाट इज़ वैल्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन। से फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी हूँ जो सॉफ्टवेयर बनाती हूँ, मेरा एसेट क्या है, द कोड ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, जो कोडिंग है उस सॉफ्टवेयर की। से फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्पेशलाइज किस्म का एक सॉफ्टवेयर बनाया है और उसके अंदर एक स्पेशल किस्म का ना मैंने कोडेक लिखा है, ठीक है। कोडेक जो है ना वो कंप्रेसर एंड डीकम्प्रेसिंग कोडेक होता है, और मैं इसको पेटेंट करवाना चाह रहा हूँ। और ये सॉफ्टवेयर जो है ना ये 2 MB का होता है, और ये दुनिया के हर लैपटॉप, हर मोबाइल, हर चीज़ के अंदर बैठ जाता है और वीडियो एंड वॉइस कम्युनिकेशन करता है जस्ट यूजिंग 8 kbps। व्हाट अ ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर यार, ठीक है। और पूरी दुनिया उसे लाइक करेगी, क्यों, वो छोटी सी बैंडविड्थ लेता है और बहुत आला कम्युनिकेशन करता है। अब मेरा एसेट क्या है कंपनी का, कंपनी की तमाम सिक्योरिटी वुड बी अराउंड दिस कोडेक, क्योंकि अगर किसी के हाथ ये कोडेक लग गया तो मेरी कंपनी विल गो बस्ट, ठीक है। तो ये मेरा एसेट है। व्हाट इज़ द वैल्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन, से फॉर एग्जांपल मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू है $100 million। इस ओनली एसेट की वैल्यू क्या है, कोडेक या टेक्निकल एसेट या जिस टीम ने बनाया उसकी वैल्यू क्या है। मैंने कहा जी $50 million, क्योंकि हमारी कंपनी में कुछ और काम भी हो रहे थे। तो अब इस $50 million के ऊपर जितने सिक्योरिटी कंट्रोल्स मैंने लगाने हैं, वो मैं देखूंगा कि 50 मिलियन को सिक्योर करने के लिए मैं 100 मिलियन की सिक्योरिटी नहीं लगाऊंगा। से 50 मिलियन का एसेट है, आप नेटवर्क इंजीनियर के पास आए या नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर के पास आए, हाँ भाई टेक्निकल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने हैं, वो कहता है अच्छा मुझे 8 फायरवॉल्स चाहिए। 8 फायरवॉल जो सी हैं वो 10 मिलियन की हैं। सिर्फ टेक्निकल कंट्रोल अगर हमने 10 मिलियन का लगा दिया, पीछे 40 मिलियन रह गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव और बाकी कंट्रोल लगाते लगाते 30 मिलियन लगा दिया, ये एसेट तो मुझे 80 मिलियन का पड़ गया, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स, मगर बीइंग अ CCNA सिक्योरिटी नोबडी एक्सपेक्ट यू टू डू दैट, ठीक है। उसके बाद आ जाती है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या होती है, इज एन एक्सप्लॉयटेबल वीकनेस इन अ सिस्टम और इट्स डिज़ाइन। से फॉर एग्जांपल आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, कि कोई इसे एक्सप्लॉइट कर सकता है। थ्रेट इज एनी पोटेंशियल डेंजर टू एन एसेट, कि आपका जो विंडोज़, आपने एक नई अपनी विंडोज़ बनाई है और आप का थ्रेट क्या है कि कोई उस विंडोज़ को हैक कर सकता है या नहीं, ठीक है। काउंटर मेजर इज अ सेफ गार्ड दैट समहाउ मिटिगेट्स द पोटेंशियल रिस्क,
कि सेफ गार्ड्स क्या होंगे कि जो मिटिगेट्स करेंगे। से फॉर एग्जांपल मैंने फायरवॉल लगा दी उसके आगे, ठीक है। और इसके अंदर फिर दो किस्म के और थ्रेट्स की टाइप आती है इस थ्रेट के अंदर। मेरे ख्याल में आपकी बुक ने डिस्कस किया है, इज कॉल्ड लेटेंट थ्रेट। लेटेंट थ्रेट वो होता है जिसको अभी तक किसी ने एक्सप्लॉइट नहीं किया। से फॉर एग्जांपल विंडोज़ 2008 या सॉरी विंडोज़ 2008 कह रहा हूँ, विंडोज़ 8 के अंदर काफ़ी सारे थ्रेट होंगे, ठीक है, मगर वो अभी तक किसी को पता नहीं चले, वल्नरेबिलिटीज़ का पता नहीं चले, तो वो लेटेंट थ्रेट है, अभी एक्सप्लॉइट नहीं हुए वो थ्रेट्स। और एक थ्रेट होता है इज कॉल्ड अ रियलाइज थ्रेट। रियलाइज थ्रेट क्या कि उसका वो हैकेबल है, हैकर्स को पता चल गया, हैकर्स कम्युनिटी को हमने पैच दे दिया, से माइक्रोसॉफ्ट ने पैच दे दिया, हमने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, दैट इज कॉल्ड रियलाइज थ्रेट। कि हमें पता है ये हैक है मगर अभी हम पैच नहीं कर रहे, हम करेंगे अगले हफ्ते या तीसरे हफ्ते, ठीक है। अब कोई एंटिटी, कोई शख्स जो एडवांटेज हासिल करता है इन वल्नरेबिलिटीज का, ठीक है, आर कॉल्ड थ्रेट एजेंट और थ्रेट वेक्टर, ठीक है। थ्रेट एजेंट और वेक्टर, ठीक है। हैकर्स, कोई हैकर कम्युनिटी, मेरा कंपिटिटर्स, मेरा बिजनेस जो दुश्मन जो सा है, ठीक है, एनिमी, ठीक है। तो अब ये जो रिस्क है, रिस्क फैक्टर कितना है, मेरा रिस्क हायर है लोअर है, उसके लिए काफ़ी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आती हैं जिसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंसेज मल्टीप्लाई बाय थ्रेट मल्टीप्लाई बाय वल्नरेबिलिटी। अगर मेरे पास ज़्यादा सारी वल्नरेबिलिटी है, से फॉर एग्जांपल मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में 10 वल्नरेबिलिटीज़ हैं, थ्रेट क्या है, पोटेंशियल डेंजर टू एन एसेट, कि भाई किस लेवल का थ्रेट है। मैं कहता हूँ सारे का सारा कोड उठा के ले जाएगा, हर चीज़ डिस्ट्रॉय कर देगा, मैंने कहा 5 हो गया। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि भाई कंपनी को कितना लॉस होगा या उसका नुकसान कितना होगा या उसका डाउन टाइम कितना होगा। से फॉर एग्जांपल उसकी रेटिंग मैंने करी 2 इंटू 5 इंटू 10, ठीक है। जो आपका आंसर आएगा XYZ, दैट इज़ योर रिस्क। अब आप ये लेके बोर्ड के पास जाओगे, बोर्ड देखेगा अच्छा इतना रिस्क है, हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं, पैसे बोलो, डॉलर लगते हैं हर एक चीज़ के साथ, फिर उसको वैल्यूएट करता है, ठीक है। फिर आपको कहेगा हाँ अब आपने 8 फायरवॉल्स लगानी लगाओ, क्योंकि हमारे नज़दीक 8 फायरवॉल इज़ नथिंग एज कम्पेयर टू द थ्रेट वी हैव, एज कम्पेयर टू द रिस्क वी हैव, ठीक है। रिस्क कहेगा, थ्रेट नहीं कहेगा, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने कंपनी के अंदर ये सारा कुछ करना होता है ना, तो आपको एसेट्स जो से होते हैं आपने उनको क्लासिफिकेशन करनी होती है, कौन सा एसेट इंपॉर्टेंट है कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मोर सिक्योर करते हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट होता है उसको लेस सिक्योर रखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन है, गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन है, अनक्लासिफाइड सबको पता है, सेंसिटिव बट क्लासिफाइड, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट एंड टॉप सीक्रेट। प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है जो पब्लिक को पता होती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपके इंटरनल स्टाफ को पता होती है। प्राइवेट इन्फॉर्मेशन बड़े लिमिटेड स्टाफ को पता होती है। कॉन्फिडेंशियल बहुत लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल को पता होती है, ठीक है। दीज आर द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कि भाई क्या किस्म की क्राइटेरिया, कोई चीज़ हो सकती है टॉप सीक्रेट मगर उसकी वैल्यू हो सिर्फ 10 रुपये, ठीक है, हम उसने उसको लिख के सेफ में रखा हुआ है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, उसके ऊपर कोई और बड़ा मसला कोई नहीं है, ठीक है। क्लासिफिकेशन वैल्यूज़ क्राइटेरिया, वैल्यू उसकी कितनी है, उसकी एज कितनी है, ठीक है, कि भाई से फॉर एग्जांपल 5 साल तक के लिए क्लासिफिकेशन रखनी है, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, उसको रिप्लेस करने में कितना टाइम लगेगा। से फॉर एग्जांपल हमने एक नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर रखा, बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी है, ओहो उसने पता नहीं कितने बैकडोर भी बनाए हुए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, ये वो ये, उसको रिप्लेस करने में कितनी कॉस्ट लगेगी। जब भी उसे रिप्लेस करना पड़ेगा हमें सारी डिवाइसेस चेंज करनी पड़ेंगी, हमें नहीं पता उसने क्या किया हुआ, ठीक है। दैट माइट बी रिप्लेसमेंट का यूजफुल लाइफ टाइम, कि मेरे पास उस एसेट का यूजफुल लाइफ टाइम क्या है कि 5 साल के बाद ठीक है हम उसे पब्लिक कर देंगे उस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि हमने 5 महीने में पैसे कमा लेने, ठीक है। क्लासिफिकेशन रूल्स, सबसे पहले जो जो डाटा या एसेट होता है उसका एक ऑनर होता है, ठीक है। द ग्रुप और अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाटा यूजली सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, CEO, CIO, इस तरह के लोग जो से ऑनर होते हैं उसके डाटा के ऑनर, ठीक है। आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर नहीं होते या सिक्योरिटी इंजीनियर, आप किसी चीज़ के ऑनर नहीं होते, आपको लग रहा होता है आप हर चीज़ के ऑनर हैं, आप डाटा को कंट्रोल कर रहे हैं, होता नहीं है एक्चुअली। कस्टोडियन, द ग्रुप रिस्पॉन्सिबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एज डिक्टेटेड बाय द ऑनर, ठीक है। आपका डायरेक्टर, आपका IT एग्जेक्टिव्स मस्ट बी कस्टोडियन, ठीक है, कभी मसला होगा तो उन्हें पकड़ेंगे, ठीक है। यूजर, those who access the data and abide by the rules of accessible use of a data, ये यूजर्स होते हैं, ठीक है।
आप एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर प्रोबली फॉल अंडर अ कस्टोडियन ऑफ द डाटा, कि आप कस्टोडियन हो सकते हैं उसके डाटा के, ठीक है, या लाइक सिक्योरिटीज़ के या एसेट के। मैं कस्टोडियन से एग्री नहीं करता। एनीवे उसके बाद आ जाता है कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर्स, ठीक है। इसके साथ एक टर्म बड़ी कॉमनली यूज होती है, नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, ठीक है, सीवीई। सीवीई क्या चीज़ है, इसके लिए मैं आपको सीवीई की वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, ठीक है। कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर्स एक डेटाबेस है, ठीक है, पब्लिक यूज़ के लिए फ्री है, ठीक है। और उसके अंदर ना तमाम आज तक जितनी वल्नरेबिलिटीज़ इंट्रोड्यूस हुई हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है आपको, ठीक है। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, पैच मैनेजमेंट, और ये से फॉर एग्जांपल आपकी विंडोज़ है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उस वो वल्नरेबिलिटी होगी, उस वल्नरेबिलिटी की इंफॉर्मेशन आपके पास सीवीई के अंदर पड़ी होगी, ठीक है। और सीवीई के साथ एक और कंपनी का नाम आता है, इज कॉल्ड नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, एनवीडी, ठीक है। ये भी पैरेलली मेंटेन हो रही है कि दुनिया के अंदर जितनी वल्नरेबिलिटीज़ आई हैं हमारे होते हुए, या जब से ये चीज़ें चल रही हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, तो वो अच्छा। अब सीवीई का ना नेमिंग कन्वेंशन जो सा है कुछ यूं का था। अब ये मैं बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सीसीएनए सिक्योरिटी जा रहा हूँ एज पर माई आदत, ठीक है। तो सीवीई का ना जो ओल्ड सेंटेक्स था ये अभी जनवरी 2014 के अंदर उन्होंने चेंज किया। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ क्यों चेंज किया उन्होंने, कि अगर कोई सीवीई आई, CVE 2013, ठीक है, और उसके बाद 4 डिजिट 0012, से फॉर एग्जांपल अगर मैं 2012 की एक CVE को रेफ़र करूं, इज़ 2001-0154, ये एक CVE है, ठीक है। अब होता ये था कि इसके अंदर मैक्सिमम आप कितनी CVEs एक साल में बना सकते, 9999 वल्नरेबिलिटीज़ आई। अब मसला ये था कि यही लिमिटेशन थी कि 9999 से अब ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की हैक्स हो रहे हैं और हमें पता है किस वजह से हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर उन्हें पैच किया जाता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 4 डिजिट मिनिमम, ठीक है, एंड नो मैक्सिमम प्रोवाइडेड फॉर एडिशनल कैपेसिटी ऑफ ईच ईयर व्हेन नीडेड, ठीक है। यानी वो CVE यानी ये जो लास्ट 4 डिजिट हैं अब उनको बढ़ा दिया। अभी तक आप लोगों को CVE की समझ नहीं आई होगी, आई टोटली एग्री, ठीक है। CVE लिस्ट में जाएंगे ना आप, तो आपके पास एक सेकंड मैं पहले ये भी खोल लूँ, नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे आप लोग ना CVE लिस्ट पूरी की पूरी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका दिल कर रहा है तो कर सकते हो, आप अपने उस पर रिसर्च करनी है कर सकते हो। मैं आपको CVE-2001-0154 दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपकी एक CVE थी, ठीक है। HTML ईमेल फीचर इन इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.5 बहुत पुराना इंटरनेट एक्सप्लोरर का कोई मसला था। Earlier allowed attackers to execute attachment by sending unusual MIME type of an attachment which Internet Explorer does not process correctly, ठीक है। तो किसी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर और ये तमाम उसके लिंक्स हैं, फिर रेफरल लिंक्स हैं सारे के सारे, ठीक है। इसी तरह NVDE डेटाबेस है, वल्नरेबिलिटी सर्च इंजन है, कोई फ्लॉज आपने सर्च करने हो, प्रोडक्ट डिक्शनरीज हैं, CPs, ठीक है। आपने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का प्रॉब्लम देखना हो तो ये बता सकता है आपको, ठीक है। आपके जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल्स हैं, ठीक है, जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल्स हैं, मेरे ख्याल में ये यहाँ पर मैं नॉर्मली यहाँ से चेक करता हूँ तो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। ये देखो सिक्योरिटी सेंटर, टी-नेबल नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, एंटरप्राइज सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स, ये टूल है। ये इधर से इंफॉर्मेशन देखता है अगर आपके पास बाकी फायरवॉल्स लगी हुई हैं, कुछ एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल लगी हुई है, कुछ ऐसे टूल्स लगे हुए हैं, तो वो हमेशा आपको कोई अटैक देखेगा ना, अटैक सिग्नेचर देखने के बाद ना आपको एक CVE कोड देगा। वो CVE कोड अगर आप यहाँ आके एंटर करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये कोड का मतलब था कि ये प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो ये CVE डेटाबेस है। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, कि भाई हमें पता हो कि हमारे पास इतनी वल्नरेबिलिटीज़ आई हैं, इनका ये फिक्स है। और अगर कोई बंदा कोई स्पेसिफिक सिग्नेचर देखे कि ये इस तरह का बिहेवियर कर रही है तो इसका मतलब है इसका कोड CVE ये है, तो बाकी लोगों को ढूंढने में आसानी रहे कि यार ये प्रॉब्लम है। अगर आपके पास सिस्को की IPS लगी हुई है ना, IPS अगर कोई अटैक देती है तो उसके साथ आपको CVE कोड देती है, ठीक है। आप वो कोड लाके इसमें सर्च करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। नॉर्मली सिस्को ने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उसको डिफाइन किया हुआ होता है, ठीक है। इसी तरह इस वेबसाइट को भी, नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस को भी आराम से देखिएगा तसल्ली से, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर से मिलेगी, ठीक है। और ये जो है CVE की पार्टनर है, लाइक इन दोनों के पास ऑलमोस्ट सिमिलर इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई होती है, ठीक है। अगर आपने CVE लिस्ट देखनी है तो आप यहाँ देख सकते हो, और मास्टर कॉपी ऑफ CVE डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी कंपनीज जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं वो नॉर्मली यहाँ से रियल टाइम फीड ले रहे होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम ऑलमोस्ट अपने लेक्चर के एंड पे पहुंच गए हैं। आई होप आज का लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा,
मैं इस लेक्चर को बहुत लेंथी नहीं करना चाहता, मेरे ख्याल में आज भी मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा दिया, मगर आप खुश रहें, आप इस पर रिसर्च करें, सिक्योरिटी इज़ मोर अबाउट रिसर्च, और खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।